द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. एक फेबल एक कहानी होती है जिसमें पशु या जानवर कहानी के पात्र होते हैं और ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. ये कविता एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है। इस कविता का विचार दूर तक प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण विचार है। ये कविता चार पैर वाले झिंगुर के लिए भी सच है और दो पैर वाले झिंगुर मतलब मनुष्य के लिए भी सच है। Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने पक्का दो पैर वाले झिंगुर मतलब मनुष्य को देखा होगा। A silly young cricket accustomed to sing. Accustomed का मतलब आदत होना। Through the warm sunny months of gay summer and spring. Gay का मतलब खुशनुमा, happy. एक बेवकूफ और मूर्ख झिंगुर की आदत थी कि वो गर्म और खुशनुमा ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में सिर्फ गाने गाया करता था, काम नहीं किया करता था। इन पंक्तियों में झिंगुर को बेवकूफ इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस जगह पर ये झिंगुर रहता है उस जगह पर सिर्फ गर्म दिनों में ही खाना मिल सकता है और सर्दियों में सब कुछ बर्फ से ढक जाता है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जो जानवर गर्म दिनों में खाने पीने का बंदोबस्त ना करके सिर्फ गाना गाएगा वो तो बेवकूफ ही होगा ना। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. जब सर्दियां आ गईं तब इस झिंगुर ने खाना खाने के लिए अपने घर की अलमारी खोलकर देखी और उसने देखा कि उसके घर की अलमारी खाली थी, उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। और अब ये झिंगुर इस बात का दुखड़ा रोने लगा, शिकायत करने लगा। बेवकूफ़ लोग पहले तो जरूरी कार्यों को टालते रहते हैं और जब परेशानी होती है तब रोने लगते हैं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. जब बेवकूफ झिंगुर खाने की तलाश में घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। उसे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, ना ही उसे फूल दिखे, ना ही पेड़ों पर पत्तियां। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब झिंगुर ने कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी, फेमिन का मतलब अकाल और बोल्ड का मतलब इस कविता में है यहाँ पर निर्लज होना। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वेट का मतलब नमी, ड्रिपिंग का मतलब टपकना। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना। अवे ही सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब जाना, टू ए माइजरली एंट, माइजरली का मतलब कंजूस, मक्खी चूस। टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ग्रांट का मतलब देना, हिम शेल्टर, शेल्टर का मतलब शरण, फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मतलब दाना। खाने की तलाश में निकला झिंगुर अब ठंड के कारण कांपने लगा, ट्रेम्बलिंग करने लगा। बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से पानी टपक रहा था। एट लास्ट, आखिरकार भूख और अभाव मतलब फेमिन का मारा झिंगुर निर्लज होकर एक कंजूस चींटी के पास गया ताकि चींटी उसे बारिश से बचने के लिए शरण, शेल्टर और खाने के लिए दाना दे सके। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. झिंगुर चींटी के पास गया और कहा कि सिर्फ आज के लिए मुझे खाना उधार दे दो, मैं कल ये खाना वापस कर दूंगा। अगर तुमने मुझे आज खाना खाने के लिए नहीं दिया तो मैं भूख और दुख से मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. तब चींटी ने झिंगुर से कहा कि मैं तो तुम्हारे नौकर और दोस्त जैसा हूं, लेकिन हम चींटियों का एक उसूल है, हम ना ही तो उधार देते हैं ना ही उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म? क्वॉथ द क्रिकेट, नॉट आई। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। तब चींटी ने पूछा कि जब मौसम गर्म था
तब क्या तुमने खाने पीने के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा? झिंगुर ने जवाब दिया कि नहीं, गर्म मौसम में प्रकृति जो नेचर है वो बहुत ही खुशनुमा और सुहावनी दिख रही थी और मेरा मन बहुत ही हल्का और खुश था। इसीलिए मैं रात दिन गाना गाता रहा और खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया। यू सेइंग सर यू से गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तब चिंटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम गाने गाते रहे, तुम्हें लगा कि गाना गाने से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। तब तो तुम ऐसा करो कि बाहर जाकर नाचना शुरू कर दो। हो सकता है तुम्हारी नाचने से सर्दी का मौसम चला जाए और तुम्हें कुछ खाने को मिल जाए। Thus ending, he hastily lifted the wicket, wicket का मतलब दरवाजा, and out of the door turned the poor little cricket. और इस प्रकार अपनी बात को पूरा करके चींटी ने जल्दी से दरवाजा खोला और बेचारे झिंगुर को बाहर निकाल दिया। फोक्स, फोक्स का मतलब लोग, call this a fable. I warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. अंत में लेखक एसोप कहता है कि लोग इस कहानी को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वारंट करता हूँ कि ये कहानी एक सच्चाई है। कुछ झिंगुर 4 पैरों वाले होते हैं तो कुछ झिंगुर 2 पैरों वाले भी होते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य भी कई बार बचत नहीं करता है, शेविंग नहीं करता है और ज़रूरत पड़ने पर रोने लगता है, शिकायत करता है और फिर बेशरम होकर लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है। इस कविता का सारांश है कि हमें भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। थैंक यू। ज्योग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अगर आप अपने शहर को जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे तो ये शहर आपको कैसा दिखेगा? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. In the thick of it का मतलब है शहर के बीचों बीच। शहर के बीच में रहते हुए सभी भवन और इमारतें सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित, नीटली प्लान्ड और अनुपात समानुपात में एक रेखा गणित की आकृति सी एकदम सही दिखाई देती है। परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। इट वुड स्ट्राइक यू, इट वुड सरप्राइज यू, ये आपको चकित कर देगा। लेकिन अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने शहर को देखोगे तो आप चकित हो जाओगे, क्योंकि आपको अपना शहर अलग ही नजर आएगा, समथिंग वेरी डिफरेंट। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. इस कविता में एक कवि ने एक शहर के नज़ारे का वर्णन किया है और इस नज़ारे को देखकर इस कवि के मन में कुछ प्रश्न आए हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. कवि कहता है कि जब विमान आसमान में उड़ा और मैंने अपने शहर को ऊंचाई से देखा, जब 1 मील की लंबाई 6 इंच के बराबर नजर आने लगी, तब मुझे समझ आया कि हमारा शहर इस तरह से विकसित क्यों हुआ है। कवि को समझ आ गया कि जरूरत के हिसाब से यह शहर विकसित हुआ है। जैसे जैसे इमारतों की जरूरत पड़ी वैसे वैसे इनका निर्माण होता गया और इस तरह से शहर का भी विकास होता गया। There seemed an inevitability. Inevitability का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। About what and ground had looked haphazard. Haphazard का मतलब अव्यवस्थित, unplanned मतलब अनियोजित, and without style मतलब बेढंगा। When the jet sprang into the sky. कवि कहता है कि जब मैंने अपने शहर को ऊंचाई से देखा, तब मुझे अपना शहर अव्यवस्थित, हैपहेजर्ड, अनियोजित और बेढंगा नजर आया, जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका। कोई इमारत बराबर नहीं थी, ना ही ऊंचाई में, ना ही चौड़ाई में, ना ही लंबाई में। किसी का घर वर्गाकार था तो किसी का आयताकार था तो किसी का त्रिभुजाकार था। ऐसा लगा कि हमारे शहर को किसी ने
प्लानिंग करके स्टाइल से नहीं बनाया है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. कवि कहता है कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब मुझे समझ आया कि नदियों के किनारे ही ज़्यादा शहर क्यों बसे हैं और घाटियों में इतनी आबादी क्यों बसती है, क्योंकि नदियों और घाटियों के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है। The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. भूगोल का मानना है, भूगोल का ये तर्क है कि जमीन और पानी मनुष्य को आकर्षित करते हैं। भूगोल का ये तर्क 10,000 फीट की ऊंचाई से साफ साफ चित्रित हो रहा था, डिलाइनेटेड हो रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. कवि कहता है कि जब विमान 6 मील मतलब 30,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर था, तब मुझे समझ आ गया कि धरती गोल है और इस पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. कवि जुल्फिकार घोष कहते हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई से ये समझना मुश्किल था कि ऐसे कौन से कारण मनुष्य को मिल गए जिसकी वजह से मनुष्य एक दूसरे से घृणा करने लगा, शहरों के चारों ओर दीवारें बनाने लगा और एक दूसरे की हत्या करने लगा। कवि जुल्फिकार घोष कहते हैं कि उतनी ऊंचाई से ये बात मुझे समझ नहीं आई। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये कविता T.S. एलियट ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में एकदम से सामान्य होते हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग शैतान होते हैं, नीच होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। ऐसे लोगों को कवि मास्टर क्रिमिनल कहता है। ऐसे मुजरिम, ऐसे क्रिमिनल किसी नियम को नहीं मानते। जैसे कि एक सामान्य क्रिमिनल का नियम है कि वो क्राइम करने के बाद भागेगा या छुपेगा या फिर डरेगा, लेकिन मास्टर क्रिमिनल ना ही भागता है, ना ही छुपता है, ना ही डरता है, ना ही गंभीर होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का अर्थ है गंभीरता का नियम, लेकिन मास्टर क्रिमिनल गंभीरता के नियम को नहीं मानता है। उसके पास लेविटेशन की शक्तियां हैं, मतलब वह गंभीर समस्या को हल्के फुल्के ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति रखता है। इस कविता के मास्टर क्रिमिनल को कवि ने मैकाविटी नाम दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस कविता में मैकाविटी सच में एक बिल्ली है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, मैकाविटी सच में एक बिल्ली नहीं है। तो फिर मैकाविटी क्या है? मैकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है, एक माहिर मुजरिम है। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उस बिल्ली के बारे में कोई रहस्यमय चीज देखी है या नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री, बट मैकाविटी इज वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं है कि हर एक बिल्ली एक रहस्य होती है, लेकिन मैकाविटी पक्का एक रहस्य है। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैकाविटी को एक सबसे बढ़िया रहस्यमयी बिल्ली बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। कविता को पढ़ो और पता लगाओ। मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, इसका दूसरा नाम द हिडन पो है। मैकाविटी नियमों को तोड़ सकती है क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, एक सातिर मुजरिम है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर।
मकाविटी के कारण स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिस स्टेशन उलझन में है और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन का फ्लाइंग स्क्वाड निराश है, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन का फ्लाइंग स्क्वाड क्राइम सीन पर पहुंचता है तब मकाविटी वहां नहीं मिलता है। मकाविटी, मकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मकाविटी। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मकाविटी जैसा मुजरिम कोई नहीं है, क्योंकि उसने हर उस नियम को तोड़ा है जो मनुष्य पर लागू होता है। मकाविटी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ा है। यहाँ पर ग्रेविटी का अर्थ है गंभीरता, मतलब जब एक क्रिमिनल क्राइम करता है तो डरा हुआ रहता है, गंभीर हो जाता है। लेकिन मकाविटी क्राइम करने के बाद डरता नहीं है, छिपता नहीं है, भागता नहीं है। His powers of levitation would make a फकीर stare। लेविटेशन का मतलब है कि गंभीरता का भाव अपने चेहरे पर न आने देना, संकट काल में भी खुश रहना। मकाविटी क्राइम करने के बाद डरता नहीं है, भागता नहीं है, छिपता नहीं है। पुलिस आने पर भी, मतलब संकट आने पर भी शांत रहता है। इतना शांत रहता है कि एक बार तो फकीर भी उसको देखकर हैरान हो जाए। फकीर ऐसे लोग होते हैं जो विकट परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते और हमेशा शांत रहते हैं। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मकाविटी इज नॉट देयर। और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो मकाविटी वहां नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मकाविटी इज नॉट देयर। पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल क्राइम करके बेसमेंट में छुपा होगा या छत पर छुपा होगा और पुलिस ऐसी जगहों पर उसकी खोज करती है। लेकिन मकाविटी वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि मकाविटी एक शातिर मुजरिम है। वो भागता नहीं है, छिपता नहीं है, वहीं आसपास रहता है। मकाविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मकाविटी एक सावधान बिल्ली है। जिंजरली का मतलब किसी काम को सावधानी से करना। मकाविटी एक सावधान बिल्ली है। वह बहुत ऊंची है, मतलब उसकी योजनाएं हैं वो बड़ी हैं और इसीलिए वो अपना काम बहुत बारीकी से करती है, सावधानी से करती है। यहाँ पर थिन का मतलब है बारीकी से कोई काम करना। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर शंकन इन, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। कवि कहता है कि आप ऐसे सातिर मुजरिम को पहचान सकते हो, क्योंकि ऐसे सातिर मुजरिम की आंखें धंसी हुई, पिचकी हुई होती हैं। वह हर वक्त सोचता रहता है, इसलिए उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं और उसका सिर बड़ा दिखाई देता है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake। कवि कहता है कि आप ऐसे सातिर मुजरिम को पहचान सकते हो, क्योंकि ऐसे सातिर मुजरिम के कपड़े साफ नहीं होते, उनके बाल कंघी किए हुए नहीं होते, क्योंकि ऐसे मुजरिम हमेशा अपने आप को बचाने की योजना सोचते रहते हैं। ऐसे सातिर मुजरिम एक सांप की तरह सिर हिलाते हैं और चीज़ों को देखते रहते हैं। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। मकाविटी, मकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मकाविटी। कवि कहता है कि आपको लगता है कि मकाविटी सो रहा है, वह लापरवाह हो गया है, लेकिन मकाविटी एक सातिर मुजरिम है और वह हमेशा सतर्क रहता है और इसीलिए मकाविटी जैसा मुजरिम कोई नहीं है। फॉर ही इज ए फील्ड इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by-street, you may see him in the square. But when a crime is discovered, then Makavity is not there. अंत में कवि कहता है कि ऐसे लोग बिल्ली के रूप में शैतान होते हैं, नीच होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। ऐसे लोग आपको गली में मिल सकते हैं, चौराहे पर मिल सकते हैं, लेकिन जब कोई क्राइम होता है
तब ऐसे लोग, ऐसे मुजरिम नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे मुजरिम बहुत शातिर और सावधान होते हैं और जुर्म करने के बाद भागते नहीं हैं, छिपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो शांत रहते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको इस जुर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट बार्गन। इस कविता में एक व्यक्ति काम की तलाश में सुबह सुबह अपने घर से निकलता है और ये उम्मीद करता है कि उसको उचित मेहनताना मिले। इस कविता को लिखने वाले हैं एक गुलाम देश के नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसी कारण टैगोर ने अपनी कई कविताओं में आज़ादी की चेतना जगाने की कोशिश की है। इस कविता में भी कवि रविंद्रनाथ टैगोर हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करो, लेकिन उसके बदले सिर्फ आज़ादी की मांग रखो। वर्तमान में इस कविता का संदेश शायद आपको अजीब लगे, लेकिन गुलाम भारत में ये कविता देशभक्ति जगाने के लिए जरूरी थी। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. मोल भाव एक समझौता होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work, waiting to be hired. एक व्यक्ति काम की तलाश में है तथा इंतजार कर रहा है कि कोई उसको काम पर रख ले। He strikes a bargain. स्ट्राइक्स ए बार्गन का मतलब होता है अच्छा सौदा मिल जाना। बट थिंक्स इट वर्थलेस। उस व्यक्ति को एक अच्छे सौदे और अच्छे मेहनताने का अवसर मिलता है, लेकिन वो उसको नकार देता है क्योंकि वो सोचता है कि वो मेहनताना, वो सौदा उसके लिए बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर। इसके बाद 2 बार और उसे ऐसे ही अच्छे सौदे और अच्छे मेहनताने के अवसर मिलते हैं, लेकिन उसको वो दोनों सौदे भी बेकार लगते हैं और वह उनको भी मना कर देता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। अंत में उसको ऐसा सौदा मिलता है जिसमें उसको कोई मेहनताना नहीं मिलता है, फिर भी वह व्यक्ति इतना खुश होता है जितना पहले कभी नहीं हुआ। वॉट इज़ द बार्गन एंड वाई इज इट द बेस्ट। ये सौदा क्या था और ये सौदा उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा सौदा क्यों था। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक सुबह मैं काम की तलाश में घर से निकला। पत्थर की बनी सड़क पर मैं ये चिल्लाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे काम पर रख लो, कोई मुझे काम पर रख लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। वहाँ का राजा अपने रथ में बैठकर आया। उसके हाथ में एक तलवार थी, वह एक शक्तिशाली राजा था। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। राजा अपने रथ से उतरा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं अपनी शक्ति और ताकत तुम्हें दे दूंगा। मेरे गुलाम बनकर तुम ताकतवर और बलशाली बन जाओगे। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। कवि ने राजा से कहा कि हे राजा, आपकी ताकत और आपकी शक्ति मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए ताकत और शक्ति शून्य के बराबर है। ये बात सुनकर राजा अपने रथ में बैठकर वहां से चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। कवि कहता है कि काम की तलाश करते करते 2 पहर हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके आराम कर रहे थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूकेड लेन। मैं एक टेढ़ी मेढ़ी गली में भटक रहा था। An old man came out with his bag of gold. तभी एक बूढ़ा आदमी सोने से भरा अपना थैला लेकर अपने घर से बाहर आया। He pondered and said, I will hire you with my money. उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि तुम मेरे नौकर बन जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा।
He weighed his coins one by one, but I turned away. टर्न अवे का मतलब मना कर देना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपना धन गिनने लगा। वे का मतलब तोलना या फिर गिनना। लेकिन कवि ने उस आदमी को उसकी नौकरी करने से मना कर दिया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर। काम की तलाश करते करते अब शाम हो गई थी। कवि थका हारा एक बगीचे में जाकर बैठ गया। बगीचे में चारों ओर घेरा बनाकर पेड़ लगे थे। पेड़ों पर फूल खिल रहे थे। मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। फूलों से लदे पेड़ों में से एक सुंदर लड़की बाहर आई और उसने कहा कि तुम मेरे नौकर बन जाओ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारी तरफ मुस्कुराऊंगी। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. सुंदर लड़की की बात सुनकर कवि ने उसको कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता। ये बात सुनकर सुंदर लड़की की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वह रोने लगी और वापस वहीं अंधेरे में चली गई जहां से वो आई थी। द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. ब्रेक वेवर्डली का मतलब होता है अनियंत्रित होकर बहना। काम की तलाश में भटकते भटकते कवि सागर किनारे आ गया। सागर में लहरें तेजी से अनियंत्रित होकर बह रही थी। रेत पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, जिसके कारण रेत भी चमक रही थी। ए चाइल्ड sat playing with shells. कवि ने देखा कि एक बच्चा वहां शंखों से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. बच्चे ने अपना सिर उठाया और कवि को देखा। ऐसा लगा कि वो कवि को जानता है। बच्चे ने कहा कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम आज़ाद हो खेलने के लिए भी और नहीं खेलने के लिए भी। बच्चे ने कहा कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तुम आज़ाद हो मेरे लिए काम करने के लिए और काम नहीं करने के लिए। ये डिसाइड करने के लिए कि तुम मेरे लिए काम करोगे या नहीं करोगे, इसके लिए तुम आज़ाद हो। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड का मतलब इसके बाद से। दैट बार्गन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। आज़ादी की बात सुनकर कवि प्रभावित हो गया। बच्चे की खेल ने कवि को आज़ाद कर दिया। इसके बाद से कवि को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। थैंक यू। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे दुखी करती है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? वह अपनी तुलना पिंजरे में बंद एक चिड़िया से क्यों करता है? और ए प्लांट दैट विदर्स का मतलब मुरझाना, व्हेन इट शुड ब्लॉसम का मतलब खिलना। या वह अपनी तुलना उस पौधे से क्यों करता है जो खिलने के समय सूख गया है, मुरझा गया है। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। लंदन के लोगों को गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां साल भर सिर्फ सर्दियों का मौसम रहता है, ठंड रहती है। लंदन में जन्मे कवि विलियम ब्लेक कहते हैं कि मुझे गर्मियों में सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, कवि कहता है कि गर्मी की सुबह जब मैं उठता हूं तो हर एक पेड़ पर मुझे पक्षी गाते हुए सुनाई देते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर से शिकारी की सींग की आवाज सुनाई देती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और मेरे साथ स्काई लार्क नामक चिड़िया गाने गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, गाने में साथ देने के लिए क्या साथी मिला है, मजा आ गया। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन जब गर्मियों की सुबह मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। अपने अध्यापक की क्रूर नजरों में थके हुए बच्चे अपना दिन बिताते हैं। सारे बच्चे विलाप करते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट, कई बार तो मैं लटका हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एंक्सियस आवर, कई घंटे मैं बेचैनी में बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, बावर का मतलब कुंज या फिर स्कूल।
ना ही तो किताबों में मुझे खुशी मिलती है, ना ही स्कूल में खुशी मिलती है। वॉन थ्रू विद द ड्रेयरी सावर, ड्रेयरी का मतलब थकाऊ, नीरस। कवि कहता है कि एक छोटे बच्चे के लिए सारी ज्ञान की बातें बेकार होती हैं, उसे ये सब थकाऊ और नीरस लगता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। वह चिड़िया जिसका जन्म ही मजे करने के लिए हुआ है, वो एक पिंजरे में बंद होकर कैसे गा सकती है। हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फियर्स अनोय। एक बच्चा डर कर कैसे बदमाशी कर सकता है, कैसे खेल सकता है, कैसे जी सकता है अगर उसे डराया गया हो। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, डराने से उसकी कोमल पंख लटक जाएंगे। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, डराने से वो अपने बचपन के उछल कूद करने के दिन भूल जाएगा। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे। अंत में कवि विलियम ब्लेक छोटे बच्चों के माता पिता को कहते हैं कि अगर आप कली को ही काट दोगे और उसे फूल नहीं बनने दोगे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, अगर आप कोमल पौधों से वसंत ऋतु के मजे छीन लोगे, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, अगर उन्हें दुख और भय देकर डराओगे, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो छोटे बच्चे गर्मियों की सुबह खुश होकर कैसे उठेंगे और उन पर फल कैसे लगेंगे, मतलब वो कामयाब कैसे होंगे। थैंक यू। When I set out for lineage, जब मैं लाइनेज के लिए अपने घर से निकला। As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited Paris to supervise the restoration of a church. थॉमस हार्डी लेखक होने के साथ साथ एक आर्किटेक्ट भी थे। जब वे आर्किटेक्ट का काम सीख रहे थे, तब उनको एक जगह जाकर एक चर्च की मरम्मत का निरीक्षण करना था। उस जगह का नाम था लायोनीज। लायोनीज में थॉमस हार्डी की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम एमा गिफोर्ड था। थॉमस हार्डी को एमा से प्रेम हो गया। जब निरीक्षण पूरा हो गया, तब थॉमस ने एक कागज़ पर अपनी प्रेमिका के बारे में एक कविता लिखी और उस कागज़ को अपने कोट की जेब में डाल लिया। On his return from the Paris, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. जब किसी को प्रेम हो जाता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब थॉमस वापस अपने शहर आई, तब लोगों ने दो चीज़ें नोटिस की। पहली उनकी आंखों में चमक और दूसरी उनकी कोट की जेब में कागज़ का टुकड़ा जिसको वो अक्सर पढ़ा करते थे। That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. उसी कागज़ को उनकी आत्मकथा में शामिल किया गया। उस कागज़ में एक कविता का प्रारूप था। You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lineage. आप उसी कविता को पढ़ने वाले हो जो लाइनीज नामक जगह से प्रेरित है, जहाँ थॉमस अपनी होने वाली पत्नी से मिले थे, जहाँ उनको प्रेम हो गया था। When I set out for Lineage 100 miles away, the rhyme was on the spray. जब मैं लाइनीज के लिए अपने घर से निकला, जो जगह मेरे घर से 100 मील दूर थी, मतलब करीब 160 किलोमीटर दूर थी, तब रास्ते में बर्फ की बौछार हो रही थी। And starlight lit my lonesomeness when I set out for Lineage 100 miles away. कवि थॉमस हार्डी कहते हैं कि जब मैं 100 मील दूर लाइनीज जाने के लिए घर से निकला, तब तारों ने मेरे अकेलेपन पर प्रकाश डाला। तारों ने मुझे बताया कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। What would be chance at Lyonese while I should sojourn there? No prophet durst declare. कोई भविष्य बताने वाला भी बता नहीं पाया कि जब मैं लायोनीज में ठहरूंगा तब क्या घटित होगा। Nor did the wisest wizard guess what would be chance at Lyonese while I should sojourn there. सबसे बुद्धिमान जादूगर भी अनुमान नहीं लगा पाया कि जब मैं लायोनीज में ठहरूंगा, रुकूंगा, तब क्या घटित होगा। When I returned from Lyonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise. जब मैं लाइनीज से वापस आया, मेरी आंखों में जादू था। सब लोगों ने इस जादू को नोटिस किया और वो सब चुपचाप ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जादू किसका है, क्यों है। My radiance rare and faithless when I returned from Lyonese with magic in my eyes.
जब मैं लाइवनीज से वापस आया तब मेरे चेहरे पर एक असाधारण और गहरी चमक थी और मेरी आंखों में एक जादू सा था। थैंक यू। ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, पेज 21, विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज ए नेचर पोइम। ये कविता द एंट एंड द क्रिकेट की तरह नहीं है जो एक कहानी सुनाती है। ये कविता प्रकृति की कविता है, इस धरती की कविता है, इस पृथ्वी की कविता है जिस पर हमेशा जीवन चलता रहता है। आपको पता होगा कि इस कविता के लेखक जॉन कीट्स की मृत्यु मात्र 25 वर्ष की उम्र में टीबी के कारण हो गई थी। इनके पूरे परिवार की मौत का कारण टीबी की बीमारी थी। फिर भी जॉन कीट्स ने इस कविता के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम चले जाते हैं लेकिन इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवन चलता रहता है। इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। इस कविता में ग्रास होपर और क्रिकेट कहानी के पात्र की तरह सामने नहीं आते। रेदर दे एक्ट एज सिम्बल्स ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। बल्कि वे एक प्रतीक की तरह से काम करते हैं, ये किसी और चीज़ की तरफ संकेत करते हैं, वे जीवन की तरफ इशारा करते हैं। रीड द पोइम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग। इस कविता को पढ़ो और ध्यान दो कि किस तरह से सर्दियों और गर्मियों में पृथ्वी की कविता, मतलब पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है और ये जीवन कभी खत्म नहीं होता है। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये गाने कौन गाता है, मतलब ये जीवन कौन जीता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। कवि जॉन कीट्स कहते हैं कि इस धरती पर जीवन कभी मरता नहीं है। When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, जब गर्मियों का मौसम होता है और सभी पक्षी तपते सूरज के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और ठंड पाने के लिए पेड़ों में छुप जाते हैं, अ वॉइस विल रन, तब एक आवाज़ चलती है। फ्रॉम हेज टू हेज, एक बाड़े से दूसरे बाड़े में, अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, अभी अभी साफ किए गए घास के मैदानों में। दैट इज द ग्रास होपर्स, ये आवाज़ ग्रास होपर की है। ग्रास होपर गर्मियों के समय अंडे देते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि गर्मियों में जब एक तरह का जीवन खत्म हो जाता है तो दूसरी तरह का जीवन शुरू हो जाता है। ही टेक्स द लीड, गर्मियों में ग्रास होपर मुख्य भूमिका में रहता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, गर्मियों में जब सब आराम करते हैं तब ग्रास होपर आराम नहीं करता, गर्मियों में उसकी खुशी जीवन जीने में होती है। फॉर, क्योंकि, वेन टायर्ड आउट विद फन, क्योंकि जब वह मजे करते करते थक जाता है। ही रेस्ट्स एट ईज, मतलब ही रेस्ट इन पीस बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, वह सुहावनी घास के नीचे आराम करता है। मतलब जब वह अपना जीवन मजे से जी लेता है तब एक सुहावनी घास के नीचे अपना जीवन त्याग देता है, अर्थात मर जाता है। और हमें लगता है कि अब किसी की आवाज़ नहीं आएगी, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो गया है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, लेकिन पृथ्वी पर जीवन कभी रुकता नहीं है, सीज नहीं होता है। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट ए साइलेंस, जब सुनसान सर्दियों में बर्फ के कारण सब चुप पड़ गया है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तब पत्थरों से तेज आवाज आती है। द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, ये आवाज़ एक क्रिकेट की होती है, एक झिंगुर की होती है। अब इसका जीवन शुरू हुआ है और ये जीवन बढ़ता रहता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, किसी सुस्त और अजगह को तो ऐसा लगेगा कि ये आवाज़ किसी ग्रास होपर की है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आवाज़ एक झिंगुर की है। जॉन कीट्स। थैंक यू।